दोस्तों, एक एसपी साहब होते हैं। साधारण सा कुर्ता पहनते हैं, नीचे पैजामा पहनते हैं और अपने चेहरे पर मास्क लगाते हैं। मास्क लगाने के बाद वह सीधा थाने के अंदर जाते हैं और वहां के दरोगा से एक लड़की को छोड़ने के लिए कहने लगते हैं। कहते हैं कि आपने इस लड़की को पकड़ा है, यह लड़की बिल्कुल ही निर्दोष है, इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और आपने बेवजह ही इसको पकड़ रखा है। लेकिन जो दरोगा साहब होते हैं वह इस बात से नाराज हो जाते हैं और एसपी साहब के ऊपर ही हाथ उठाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद एसपी साहब उसका हाथ रोकते हैं और उसको अपना आई कार्ड दिखाते हैं। दोस्तों, कौन थे वह एसपी साहब और किस वजह से वह इस थाने में इस लड़की को छुड़ाने के लिए आए थे? तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप तमाम लोगों का स्वागत है स्टोरी बाय क्राइम 100 की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से फिर भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और जिन भी लोगों को अपना नाम बुलवाना है वह कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें और कहाँ से हैं यह भी लिखें। तब तक ज़्यादा देरी ना करते हुए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना बिहार के पटना शहर में एक शॉपिंग मॉल था। जिस शॉपिंग मॉल की पार्किंग में एक लड़की काम किया करती थी जिसका नाम शिल्पी होता है। शिल्पी जो कि बेहद ही गरीब घर से थी। उसके पिता और उसके भाई स्टेशन पर मूंगफली का ठेला लगाया करते थे और वह अपनी जीवनचर्या को बिताने के लिए यहाँ पर काम किया करती है ताकि थोड़ी बहुत पैसे वह भी कमाकर परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सके। अब उस शॉपिंग मॉल के पार्किंग के अंदर शिल्पी को इंचार्ज बनाया जाता है और वह वहां पर बड़ी अच्छी तरीके से ईमानदारी से अपना काम किया करती थी। एक दिन उसी शॉपिंग मॉल की पार्किंग के अंदर एक लड़का अपनी कार को लेकर आता है और लाकर उसे गलत तरीके से पार करने लगता है। इसके बाद शिल्पी उसका विरोध करती है, लेकिन वह लड़का उसे साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं ऐसे ही पार करूंगा। तो शिल्पी इस बात का विरोध करती है और कहती है कि अगर आप इस तरह से गाड़ियों को पार करोगे तो और गाड़ियों को निकलने में दिक्कत होगी। लेकिन वह लड़का शिल्पी पर गुस्सा करता है और उसे भला बुरा सुनाने लगता है। उसके बाद शिल्पी जैसे ही उसका विरोध करती है तो वह लड़का अपने एक पुलिस वाले दोस्त को फोन कर देता है। दोस्तों, वह लड़का कोई नहीं, वहां के पूर्व नेता का बेटा था और वह अपने सामने शिल्पी को कुछ भी समझ नहीं रहा था। उसके बाद उसने अपने एक जानने वाले दरोगा के पास फोन किया और फोन करने के बाद उसे बताता है कि यहाँ पार्किंग में एक लड़की है और वह मेरी कार को यहाँ पर पार्क करने से मना कर रही है। अब इस बात को जैसे ही वह दरोगा सुनता है, वह दरोगा इस लड़के का अच्छा खासा दोस्त था। तो उसके बाद वह कहता है कि कौन सा माल बताया, तो वह उस माल का नाम बताता है। तो वह कहता है कि मैं इसी माल में तो शॉपिंग कर रहा हूँ, तुम बस 2 मिनट रुको और मैं अभी आ रहा हूँ। ऐसा कहकर फोन कट जाता है और फोन कटने के बाद जो दरोगा होता है वह थाने के अंदर फोन करता है और थाने से कुछ पुलिस वाले एक गाड़ी लेकर आते हैं, वहां पर पहुंच जाते हैं। इतनी ही देर में दरोगा भी वहां पर पहुंच गया था और वहां पहुंचने के बाद उस लड़की को धमकाने लगता है। कहता है कि तुमने किससे पंगा लिया है, तुम्हें शायद पता नहीं है। लेकिन वह लड़की अपने कर्तव्य को निभाते हुए उनसे कहने लगती है कि जो मैं काम कर रही हूँ वह मुझे सही तरीके से करना चाहिए और इसके लिए तुम मुझे कुछ नहीं सिखा सकते हो। अब यह बात दरोगा और उस नेता के बेटे को बुरी लग जाती है और इसके बाद जो दरोगा होता है उस लड़की को अरेस्ट कर लेता है और अरेस्ट करने के बाद थाने ले जाता है। दरोगा जी और मंत्री के बेटे ने मिलकर कार का पीछे का शीशा तोड़ दिया और आरोप ऐसा लगाया कि इस लड़की ने इस कार के अंदर से गहने चोरी किए हैं और इसी वजह से इसको पकड़ लिया गया है। उसके बाद दरोगा उस लड़की को ले जाकर के जेल में बंद कर देते हैं। अब यह बात जैसे ही शिल्पी के पिता रमेश और उसके भाई राहुल को पता चलती है तो वह भागते हुए सीधा थाने आते हैं और वहां जाकर अपनी बहन से बात करने लगते हैं। वह उससे पूछते हैं कि बहन एक क्या हो गया और किस तरह से हुआ। उसके बाद पुलिस वाले उसे बताते हैं कि तुम्हारी बहन ने एक मंत्री के बेटे की कार से गहने चोरी करने की कोशिश की और इसी वजह से हम लोगों को इसे पकड़ना पड़ा। अब इसके बाद वह लोग कहने लगते हैं कि साहब, हमारी बहन चोर नहीं है, वह तो अपने काम को बड़ी ईमानदारी बड़ी निष्ठा से किया करती थी, आप लोगों से जरूर कोई गलती हो गई है। अब इसके बाद जो दरोगा साहब होते हैं वह उसको धमकाने लगते हैं और धमकाते हुए थाने से बाहर भगा देते हैं। शिल्पी ने अपने भाई से कह दिया था कि अगर आज आप लोगों ने मुझे यहाँ से नहीं निकाल पाए
तो उसके बाद मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत करना। अब इसके बाद शिल्पी का भाई और उसका पिता एक वकील के पास जाते हैं अपनी बेटी की जमानत करवाने के लिए। लेकिन जैसे ही वकील केस को सुनता है और उसे पता चलता है कि ये नेता का बेटा है, तो उसके बाद वह वकील भी केस लेने से मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से इससे पंगा नहीं लूंगा। ऐसा कहकर उसने मना कर दिया था। तो जो शिल्पी के पिता होते हैं और भाई होते हैं वह काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और इसी परेशानी के चलते हुए जगह जगह पर बातचीत करने लगते हैं, लेकिन कहीं से भी उनको कोई भी सहायता नहीं मिलती है। इसके बाद जो शिल्पी का भाई होता है राहुल, उसने कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा था, जिस वीडियो के अंदर जो पटना के सिटी एसपी थे उन्होंने अपना नंबर दे रखा था और जनता से कहा था कि अगर आप लोगों को कभी भी जरूरत हो आप एनी टाइम मुझे कॉल कर सकते हो। अब जैसे ही राहुल के दिमाग में यह बात आती है तो उसके बाद जो राहुल होता है वह उस नंबर को ढूंढने लगता है। वह सोशल मीडिया की साइट पर जाकर वह हिस्ट्री चेक करता है और लगभग 1 से 1.5 घंटे की मेहनत के बाद उसे वह वीडियो मिल जाती है। अब जैसे ही उसे वीडियो मिलती है तो उस वीडियो में दिए गए नंबर पर फोन करने लगता है और अपने पिता से बताता है कि पिताजी यह एसपी साहब का नंबर है और इन्होंने वीडियो में साफ साफ कहा है कि आप लोगों को अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कभी भी एनी टाइम कॉल कर सकते हो। इसके बाद उसके पिता कहते हैं कि बेटा ये एसपी साहब क्या करेंगे, जब इतना बड़ा वकील ही हमारा साथ नहीं दे रहा है तो यह भी मना कर देंगे। लेकिन जो राहुल होता है वह एसपी साहब पर फोन करना उचित समझता है। उसके बाद वह एसपी साहब के पास फोन मिला देता है और फोन मिलाने के बाद जैसे ही फोन उठता है तो वह पूछता है कि क्या यह सिटी एसपी का नंबर है। तो उसके बाद दूसरी तरफ से जो व्यक्ति होता है वह कहता है कि हाँ आपने सही नंबर मिलाया है, मैं सिटी एसपी ही बात कर रहा हूँ। अब इस बात को सुनते ही जो राहुल होता है वह फोन पर ही फूट फूट कर रोने लगता है। उसके बाद जो एसपी साहब होते हैं उसको धैर्य बनाने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि अरे भाई अगर तुम इस तरह से रोओगे तो मैं समझ नहीं पाऊंगा कि तुम्हारा क्या मामला है और किस वजह से तुमने मेरे पास फोन किया है। उसके थोड़ी देर बाद राहुल शांत हो जाता है और शांत होने के बाद अपनी बात सिटी एसपी को बताने लगता है। वह कहता है कि साहब यहाँ के दरोगा ने हमारी बहन को पकड़ लिया है, वह माल की पार्किंग में काम किया करती थी और वहां पर एक व्यक्ति शराब पी कर आया था और गलत तरीके से अपनी गाड़ी को पार कर रहा था और इसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई और उसने मेरी बहन को पुलिस से पकड़वा दिया है। उसके बाद जो एसपी साहब हैं उस लड़के का नाम पूछते हैं जिसके साथ उसकी बहन की बहस हुई थी, तो वह बताता है कि वह मंत्री का बेटा है और दरोगा साहब उसके दोस्त हैं। अब इस बात को सुनने के बाद एसपी साहब उससे कहते हैं कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम फिलहाल कहां पर हो। तो वह बताते हैं कि हम थाने के बाहर हैं। तो वह कहते हैं कि तुम ऐसा करो थाने के बाहर ही बैठे रहो, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं। इसके बाद जो शिल्पी का भाई राहुल होता है वह कहता है कि साहब जल्द से आ जाना, अगर आज हम अपनी बहन को बाहर नहीं निकाल पाए तो बहुत कुछ गलत हो जाएगा। इसके बाद एसपी साहब उनसे कहते हैं कि कोई बात नहीं, अभी रात के 8 बजे हैं और 8:30 बजे के आसपास मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। इसके बाद जो एसपी साहब होते हैं उस थाने के इंचार्ज को फोन करते हैं और उसे अपने पास मिलने के लिए बुलाते हैं। उस थाने का जो इंचार्ज होता है वह थोड़ी ही देर में एसपी साहब के पास पहुंच जाता है और वहां जाकर जो एसपी साहब होते हैं उससे बताते हैं कि तुम्हारे थाने के अंदर एक लड़की को बेवजह पकड़ लिया गया है, उसके खिलाफ झूठा मामला बनाया गया है। अब जो इंचार्ज होता है वह कहता है कि ठीक है साहब, अगर ऐसी कोई बात है तो मैं आपके साथ हूं और हम दोनों एक साथ चलते हैं और चलने के बाद देखते हैं कि क्या मामला है। उसके बाद एसपी साहब इंचार्ज से कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, मैं साधारण से कपड़ों में एक आम नागरिक बन के जाऊंगा और देखूंगा कि क्या मामला है, किस तरह से वह आदमी के साथ बिहेव करता है वहां का दरोगा। अब जो थाने का इंचार्ज होता है वह भी उनके साथ होता है और कुछ एसपी के साथ जो टीम थी वह भी उनके साथ होती है। एसपी साहब एक साधारण सा कुर्ता पहनते हैं, नीचे एक पैजामा पहनते हैं और अपनी टीम को लेकर उस थाने की तरफ चले जाते हैं। अब थाने से लगभग 100 मीटर दूर पर एक चौराहा था, तो उस चौराहे पर जाकर एसपी साहब अपनी टीम को वहीं पर रोक देते हैं और कहते हैं कि अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम लोगों के पास एक मिस कॉल करूंगा और मिस कॉल मारते ही आप लोग फौरन से थाने के अंदर आ जाना है। ऐसा कहकर एसपी साहब साधारण से कपड़ों को पहन करके, चेहरे पर मास्क ला करके
सीधे थाने की तरफ चल देते हैं। अब जैसे ही वह थाने से बाहर पहुंचते हैं तो वह उस लड़की के भैया और पिताजी से मिल जाते हैं, और वहां पर जाने के बाद वह उस लड़की का नाम पूछते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या क्या हुआ था, पूरी तरह से डिटेल में बताओ। इसके बाद शिल्पी के पिता और भाई बता देते हैं कि हमारी बेटी का नाम शिल्पी है और उसको बेवजह पकड़ लिया गया है और उसने कोई चोरी नहीं की है और साहब वह चोरी भी नहीं कर सकती। इस बात को कहते हुए दोनों की आंखों में आंसू आ गए थे और वह एसपी साहब के सामने फूट फूट कर रोने लगते हैं। अब एसपी साहब उनका धैर्य बनाते हैं और कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूं, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर वह उनसे वहीं पर बैठने के लिए बोलते हैं और सीधा थाने के अंदर जाते हैं। अब जैसे वह थाने के अंदर घुसते हैं तो एक हवलदार उनको रोकता है और कहता है कि अरे भाई कौन हो, कहाँ घुसे चले आ रहे हो, क्या काम है तुमको। तो उसके बाद वह बताते हैं कि जिस लड़की को अभी अभी साहब ने अरेस्ट किया है मैं उसका चाचा हूं और मैं दरोगा साहब से बात करने के लिए आया हूं। इसके बाद जो हवलदार होता है वह उनको अंदर जाने के लिए आज्ञा दे देता है। जो एसपी साहब हैं वह दरोगा साहब के कैबिन में जाते हैं और वहां जाकर उनसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं। कहते हैं कि साहब जिस लड़की को आपने पकड़ा है वह बिल्कुल निर्दोष है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और वह ऐसा कर भी नहीं सकती। मैंने अच्छी तरह से इस बात की तहकीकात कर ली है। अब इस बात को जैसे दरोगा सुनते हैं तो उनसे पूछने लगते हैं कि तुम कौन हो। तो उसके बाद वह बताते हैं कि जिस लड़की को आपने गिरफ्तार किया है मैं उसका चाचा हूं और इसी वजह से मैं उसको छुड़ाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। वह पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या करते हो, तो वह बताते हैं कि मैं फलों का एक ठेला लगाया करता हूँ बस स्टैंड के पास और उसी से अपनी जीवनचर्या को चला रहा हूँ। तो पुलिस वाला कहता है कि अब हमारे इतने बुरे दिन आ गए कि एक फल का ठेला लगाने वाला हमें बताएगा कि कौन बेगुनाह है और कौन दोषी है, फिर हमारा काम क्या रह जाएगा। उसके बाद जो एसपी साहब थे जो कि फिलहाल साधारण व्यक्ति के भेष में थे वह उनसे कहने लगते हैं कि साहब ऐसा कुछ नहीं है, अगर इस लड़की ने कुछ गुनाह भी किया है तो भी आपने इसके साथ अच्छा नहीं किया है। अगर किसी लड़की पर कोई मामला बनता है तो उसको रात के समय हवालात में नहीं रख सकते। रात के समय आप केवल उससे पूछताछ करके तलाशी लेने के बाद छोड़ सकते हैं, लेकिन इस तरह से हवालात के अंदर कैद नहीं कर सकते। अब इस बात को सुनने के बाद दरोगा साहब को थोड़ा सा गुस्सा आता है और वह एसपी साहब से कहने लगते हैं कि तुझे तो काफी ज्यादा कानून आता है, लगता है कि तुम्हें अच्छी तरह से कानून सिखाना पड़ेगा। इसके बाद एसपी साहब कहते हैं कि इनमें कानून जानने वाली कौन सी बात है, यह तो सभी लोग जानते हैं कि एक महिला कांस्टेबल एक महिला को अरेस्ट कर सकती है और रात के समय तो महिला को लॉकर में बिल्कुल भी नहीं रखा जा सकता। आप लोग इसको पकड़ कर कैसे लाए। अब इसके बाद जो दरोगा साहब होते हैं वह कहने लगते हैं कि अरे भाई इसने बहुत बड़े आदमी से पंगा लिया है और इसको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। अगर तुम यह चाहते हो कि हम इसको छोड़ देंगे तो यह पॉसिबल नहीं है, और अगर ज्यादा कानून जानने की कोशिश की तो मैं तुमको भी अंदर कर दूंगा और तुम्हारे खिलाफ केस दर्ज कर दूंगा। उसके बाद एसपी साहब कहते हैं कि ऐसा कैसे आप दर्ज कर सकते हो, जब मैंने कोई गुनाह भी नहीं किया है तो आप मुझे अंदर कैसे कर सकते हो। तो जो दरोगा होते हैं वह कहते हैं कि गुनाह तो मैं अपने आप करवा देता हूं और उसके बाद सबूत और गवाह भी तैयार कर देता हूं। अगर तुमने ज्यादा जबान लड़ाने की कोशिश की तो तुम्हें भी अंदर बंद कर दूंगा। तब एसपी साहब उस दरोगा से कहते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप कानून के रक्षक हैं और आप लोगों को यहाँ पर हमारी सेवा के लिए बिठाया गया है। सरकार आपको तनख्वाह देती है कि आप लोग आम आदमी की समस्याओं को सुलझाएं और उनका अच्छे से निवारण करें। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी मनमानी करोगे, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब इस बात को सुनने के बाद दरोगा जी को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वह फौरन ही अपनी कुर्सी से खड़े होते हैं और एसपी साहब की तरफ जाकर उनका कॉलर पकड़ते हैं और एक जोरदार चाटा मारने की कोशिश करते हैं एसपी साहब को। लेकिन तभी जो एसपी साहब होते हैं वह एकदम से उसका हाथ पकड़ लेते हैं और दूसरे हाथ से अपनी जेब से आई कार्ड निकालते हैं और दरोगा साहब के सामने रख देते हैं। अब दरोगा साहब जैसे ही सामने देखता है कि ये तो एसपी साहब हैं तो उसके एकदम से होश उड़ जाते हैं और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसके बाद एसपी साहब अपना फोन निकालते हैं और फोन निकालने के बाद अपनी पूरी टीम को एक मिस कॉल कर देते हैं और मिस कॉल करने के 2 से 3 मिनट के बाद वह पूरी टीम एकदम से उस थाने के अंदर आती है। वहां पर आने के बाद जो एसपी साहब थे वह दरोगा की कुर्सी पर बैठते हैं और बैठने के बाद दरोगा साहब से पूछते हैं कि हाँ जी दरोगा साहब, यह बताइए
आपने इस लड़की को किस जुर्म में अरेस्ट किया है। उसके बाद जो दरोगा साहब होते हैं वह अभी तक भी सदमे में थे और ऐसे ही चुपचाप खड़े हो जाते हैं। उसके बाद एसपी साहब दोबारा से उससे पूछते हैं कि जो मैं पूछ रहा हूं क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है। तो उसके बाद दरोगा साहब अपने होश में आते हैं और कहने लगते हैं कि हाँ साहब बताइए क्या कह रहे थे आप। तो उसके बाद एसपी साहब पूछते हैं कि तुमने किस जुर्म में इसे अरेस्ट किया है। उसके बाद दरोगा साहब बताते हैं कि इस लड़की ने एक लड़के की कार से गहने चोरी किए हैं और इसी जुर्म में मैंने इसे अरेस्ट किया है। तो उसके बाद वह कहते हैं कि तुम यह बताओ तुम्हें ड्यूटी करते हुए कितना टाइम हो गया। तो दरोगा साहब कहते हैं कि साहब मुझे 15 साल हो गए। उसके बाद एसपी साहब कहते हैं कि ये बताओ तुम्हें 15 साल ड्यूटी करते हो गए और तुम्हें यह भी नहीं पता है कि एक महिला को अरेस्ट करने के लिए महिला कांस्टेबल चाहिए होती है और रात के समय तो महिला को अरेस्ट करके लाकर में रखना बिल्कुल भी सही नहीं है, कानून के खिलाफ है। तुमने यह सब कुछ भी कर रखा है। उसके बाद जो एसपी साहब होते हैं वह कंप्लेन रजिस्टर मंगवाते हैं। जो उस थाने के मुंशी होता है वह रजिस्टर लेकर आता है और एसपी साहब के सामने खोल कर रख देता है। अब एसपी साहब उस कंप्लेन रजिस्टर के अंदर कंप्लेन ढूंढने लगते हैं और कंप्लेन ढूंढने के बाद उन्हें उस लड़की की कोई भी कंप्लेन वहां पर नहीं मिलती है। तो वह दरोगा साहब से पूछते हैं कि यहाँ पर तो कोई भी लिखित में कंप्लेन नहीं है, फिर आपने किस बेस पर इस लड़की को अरेस्ट किया है। उसके बाद दरोगा साहब कहते हैं कि वह पूर्व मंत्री का बेटा था और उसकी गाड़ी से इसने गहने चोरी किए थे और उसने हमें फोन करके सूचना दी है। सूचना मिलने के बाद हम लोग इसे अरेस्ट करके यहाँ पर ले आए। अब इसके बाद एसपी साहब उसे कानून याद दिलाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि कोई भी मौखिक कंप्लेन पर हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमें लिखित में कंप्लेन चाहिए और इस लड़की की अभी तक तुमने लिखित कंप्लेन नहीं की है। इसके बाद एसपी साहब सबसे पहले उससे कहते हैं कि इस लड़की को छोड़ो और इसको यहाँ से जाने दो। उसके बाद शिल्पी बैरक से बाहर निकलती है और निकलने के बाद एसपी साहब की तरफ देखने लगती है क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक साधारण सा व्यक्ति आकर इतना कुछ भी कह सकता है। अब जैसे ही उसे यह बात पता चलती है अपने भैया और पिताजी से पूछती है तो वह कहते हैं कि यह वह एसपी साहब थे और उनको हमने ही भेजा था। तो इस बात को सुनने के बाद जो शिल्पी होती है उसका भी न्याय व्यवस्था पर विश्वास जम जाता है। इसके बाद शिल्पी के पिता और भाई वहां से चले जाते हैं। इधर जो एसपी साहब थे वह उस दरोगा को फौरन सस्पेंड कर देते हैं और उसे लाइन हाजिर कर देते हैं। दरोगा उनसे रिक्वेस्ट करता है कि साहब मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, लेकिन एसपी साहब उससे कहते हैं कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो वह बिल्कुल भी कानून के खिलाफ है और इस वजह से हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत ही ज्यादा बदनामी होती है। तुम जैसे चंद लोगों की वजह से डिपार्टमेंट इतना बदनाम है कि कहीं पर अगर पुलिस के 4 जवान किसी को खड़े मिल जाएं तो उन लोगों को डर लगने लगता है कि कहीं ये हमसे कुछ मांग ना लें और कहीं उल्टी बात हम पर ना पड़ जाए। जबकि पुलिस को देखकर लोगों को डर नहीं लगना चाहिए, उनके अंदर विश्वास पैदा होना चाहिए कि ये लोग हमारे रक्षक हैं और रक्षक यहाँ पर हैं तो हम लोग बिल्कुल सेफ हैं। इस बात को कहकर एसपी साहब भी वहां से चले जाते हैं। लेकिन दूसरे ही दिन वह शिल्पी के पिता और उसके भाई को बुलाते हैं और बुलाने के बाद उनसे कहने लगते हैं कि जिस मंत्री के बेटे ने तुम्हारी बेटी को अंदर करवाया है उसके ऊपर तुम्हें मानहानि का दावा करना पड़ेगा। अब इस बात को सुनने के बाद जो शिल्पी के भैया और उसके पिता हैं वह उनसे मना करते हैं, कहने लगते हैं कि साहब ये बड़े लोग हैं और हम लोग अगर इनके खिलाफ कंप्लेन करेंगे तो हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। अब उसके बाद जो एसपी साहब होते हैं उनसे कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें इसके खिलाफ मानहानि का दावा करना ही पड़ेगा। अब इस बात को सुनकर शिल्पी और उसका भाई उसका पिता इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं और वह एसपी साहब के कहने के अनुसार लड़के के ऊपर मानहानि का दावा दर्ज करा देते हैं। उसके बाद यह मामला कोर्ट में जाता है और कोर्ट में जाने के बाद उस मंत्री के बेटे के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाती है। अब जो शिल्पी है उस मॉल के अंदर दोबारा से काम करने लगती है और अपने जीवनचर्या को इसी तरह से बिताने लगती है। तो दोस्तों ये थी कहानी एक ईमानदार एसपी साहब की। आप क्या कहना चाहेंगे एसपी साहब के बारे में? आप क्या कहना चाहोगे दरोगा साहब के बारे में जिन्होंने अपनी मित्रता के ऊपर एक लड़की को ऐसे ही अरेस्ट कर लिया और उसको लेकर लॉकर में बंद कर दिए? तो दोस्तों इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखा नहीं था,
बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था, आप लोगों को सचेत करना था। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें। और जाते जाते मुंबई के रहने वाले नसीम भाई आपको धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।